हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों की बात करेंगे। कल हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे, इंट्रो में देखे थे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। कल हम लोग देखे थे कि प्राचीन भारत में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसका हम लोग एक इंडेक्स देखे थे कि इतना चीज़ देखेंगे, कितनों दिनों तक पढ़ेंगे ये देखे थे, कितने कितने घंटे की क्लास होगी ये भी हम देखे थे। तो आप लोग आज हमारे साथ बने हैं प्राचीन भारत के स्रोत को जानने के लिए। तो हम प्राचीन भारत की स्रोत हम प्राचीन भारत के स्रोत को स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अगर नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ताकि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में साथ में एडिटोरियल भी मिलता है, तो आप लोग इसके साथ बन सकते हैं। ज्वाइन करने से आपको मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पीटी के लिहाज से कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। अगर प्राचीन भारत के इतिहास से कोई पीडीएफ भी होता है तो इसी टेलीग्राम पे पोस्ट किया जाता है, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें फटाफट। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो आप लोग कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग चलते हैं सीधा प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पर। तो देखते हैं स्रोत क्या है। तो इतिहास हमारे अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया था, जो हजारों सालों पहले से जो हम लोग आ रहे हैं, हमारा पूर्वज आ रहा है, उसका जो किया गया कार्य है वो एक उसकी कथा इतिहास कहलाता है। ये एक बेसिक जो परिभाषा है वो है। दूसरा है कि इतिहास के स्रोत को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा भाग है साहित्यिक स्रोत। तो देखते हैं दोनों भाग को बारी बारी से देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है। तो पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोग भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया है। यह है पुरातत्व विज्ञान। जो बहुत साल पहले जो हम लोग का पूर्वज हुआ करते थे वो किसी कारण अब नहीं रहे, जो उनके द्वारा अवशेष था, जो भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा या प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा वो जो दब गए, जमीन के अंदर नीचे दब गए, या कुछ भी हुआ होगा, जो जैसे अकाल आया होगा उसमें जो पूरा बस्ती खत्म हो गई होगी, तो उसके कारण उनका जो अवशेष था वो जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है या कहीं पर उसका अवशेष बचा हुआ है, उसी को देख करके हम लोग उस काल का जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की पता करते हैं। उसी को यह है पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग अभिलेख को देखेंगे, स्मारक एवं भवन को देखेंगे, सिक्के को देखेंगे, मूर्तियां को देखेंगे और चित्रकला आदि के साक्ष्य को देखेंगे। इतने प्रकार के साक्ष्य आते हैं। तो आप लोग इस साक्ष्य से क्या क्या हम लोग को मिलता है पीटी और मेंस में। पीटी तो पूरा फैक्चुअल है, पीटी के लिए पूरा तो आपको आएगा ही आएगा, मेंस में भी इसका बातें आएंगी। तो देखते हैं अभिलेख क्या है। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत अभिलेख कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसको। उत्कीर्ण लेख के अध्ययन को, उत्कीर्ण जो ये अभिलेख है, ये उत्कीर्ण लेख है, इसको अभिलेख भी कर सकते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहते हैं। पीटी फैक्ट है और मेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, तो आप लोग इसको देखें ध्यान से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। बाकी चीज हम हड़प्पा के जो हड़प्पन काल स्पेशल पढ़ेंगे, हड़प्पन काल का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हड़प्पा के बारे में विशेष पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी उसका जो है भाव चित्रात्मक लिपि था, तो वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसमें पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। इसलिए अशोक के उत्कीर्ण लोग जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं, उसके लेखन प्रणाली को प्राचीन माना जाता है क्योंकि उसको पढ़ लिया गया है। अशोक के अभिलेख 4 लिपि में प्राप्त होता है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमैक, यूनानी। ये चारों लिपि क्या होती है इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे, आज नहीं करेंगे लेकिन इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी अशोक के शिलालेख इतने लिपियों में पाया गया है। अब बात करते हैं कि लिपि के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। ये सब अभी पीटी फैक्ट के तौर पे चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। तो अब लोग देखेंगे सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नाम का जो व्यक्ति थे, उन्होंने अशोक के ब्राह्मणी लिपि में लिखित अभिलेख को पढ़ा था, तो यह सबसे प्रथम था। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार पीटी में पूछा भी जाता है, और आप इसका कोटेशन मेंस में भी कर सकते हैं कोट, तो आपको एक पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं कि दूसरा है स्मारक एवं भवन। तो देखिए आपको अब
कहीं पर पूछा कि जो है अभिलेख से क्या तात्पर्य समझते हैं आप लोग, अभिलेख से तात्पर्य बताइए। तो अभिलेख से तात्पर्य में आप लोग को जो लिखना है कि अभिलेख से जो प्राप्त होता है उससे हमको सामाजिक स्थिति का प्राप्त चलता है, सांस्कृतिक का पता चलता है, राजनीतिक का पता चलता है, आर्थिक का पता चलता है, आर्थिक स्थिति का पता चलता है, उसके बाद धार्मिक स्थिति का पता चलता है। तो ये अभिलेख, ये सभी के माध्यम से हम लोग को इतने चीजों की पता चलेगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये सभी जो अभिलेख होते हैं उससे बारे में हमको इससे पता चलता है। जैसे अशोक के अभिलेख से, अशोक के ने अपने अभिलेख में कुछ घोषणा किया है तो उस घोषणा का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो मतलब विदिशा में यवन राजदूत है वेशनगर का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, वेशनगर का, उसमें से जो है भारत के विकास, भागवत धर्म का विकास का उल्लेख मिलता है। तो इस सब की चर्चा है। तो आप लोग अभिलेख में इस सब की बात को लिख सकते हैं मेंस में। तो दूसरा है स्मारक भवन। स्मारक भवन से जनता की आध्यात्मिक धर्म निष्ठा का ज्ञान होता है, जिससे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों में सिंधव सभ्यता का पता चलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, सिंधव सभ्यता का पता चलता है स्मारक, जो खुदाई का जो स्मारक एवं भवन से। तो एक ये भी है साक्ष्य, इसमें भी अगर जैसे पूछ लिया कि स्मारक एवं भवन, तो आप लोग को उसमें पता चलता है, आप लोग उसमें लिख सकते हैं कि प्राचीन काल के लोगों को स्मारक एवं भवन की उनकी खुदाई से यह पता चलता है कि उन लोगों का धार्मिक और निष्ठा कैसा था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई से प्राप्त सिंधव सभ्यता का पता चलता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है कि तीसरा पॉइंट है सिक्के एवं मोहरे। तो राजा द्वारा ढलवाए गए सिक्के भी प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। तो क्या क्या है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो ये पीटी के पॉइंट से भी बहुत अंतर है। साहित्य में सिक्के को क्या कहा जाता है, कासार्पण कहा जाता है। इसको 100 को ऐसे कर लेंगे, कासार्पण कहा जाता है साहित्य में। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ये पीटी फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं सदी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जिसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इसे आहत सिक्के कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। ये सब पीटी फैक्ट है। मेंस कहाँ पे होगा, मेंस में हम बड़ा बताएंगे और मेंस का क्वेश्चन भी देंगे। आज हम लोग 2 मेंस का क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। 2 मेंस की क्वेश्चन की लिख कर आपको भेजना है। दूसरा है कि भारत में सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य इंडो ग्रीक या हिंदी यवन शासक के द्वारा किया गया था। तो ये एक बेसिक बता सकते हैं आप लिखने टाइम में, मेंस का लिखने टाइम में। और ये पीटी फैक्ट तो है ही कि पीटे पर सिक्कों पर सबसे पहले लिखने का कार्य किसने किया था, तो हिंदी यवन शासक ने किया था। कुषाण शासकों ने रोम शासन के नकल पर 124 ग्रेन के शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। तो आप लोग पता कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सोने के सिक्के चलाए, तो सोने के सिक्के से एक ही चीज नहीं पता चलता है। सोने के सिक्के चलाने से कुषाण काल के आर्थिक समृद्धि की भी पता चलती है कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध था, इसलिए उसने सोने के सिक्के चलाए थे। तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। इससे जो है व्यापार बढ़ सकता है। तो इसको आपको लिंक करना होगा कि कैसे लिंक किया जाएगा। आर्थिक समृद्धि अच्छा था, व्यापार अच्छा था, दोनों चीज अच्छा होगा तो जाहिर साहिर चीज बात है कि सामाजिक स्थिति अच्छी रही होगी, ठीक है उसमें। तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। तीसरा है कि मौर्योत्तर काल में सिक्के सर्वाधिक मौर्योत्तर काल के बने हैं। चौथा है कि सातवाहन शासक ने सिक्कों के शीशे का सिक्का जारी किया। तो शीशे के सिक्के जारी करने का मतलब है कि वहां पे स्टार्टअप ये क्या बोलते हैं, जिसको उद्यमी कहते हैं, उद्यमी के तौर पे ये विकसित था। वहां पे कला का बहुत विकास था, इसलिए उन्होंने वहां के उस काल के जो शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे। तो आप लोग व्यापार को और वहां पे व्यापार करने वाले की तारीफ यहां पर कर सकते हैं सातवाहन शासक में। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। तो गुप्त शासकों के बारे में भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आप लोग गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक जारी किए, तो उससे जो है आर्थिक स्थिति का पता चलता है और आर्थिक के साथ साथ सामाजिक स्थिति का भी पता चलता होगा। व्यापार समृद्ध रहा होगा, व्यापार बहुत अच्छा रहा होगा। कुषाण शासक विम कड़फिसस ने बैल एवं खरे शिव की आकृति की चित्र वाला सिक्के जारी किए थे। तो ये जो सिक्के जारी किए थे, इससे इसका
धार्मिक स्थिति का पता चलता है कि धार्मिक धर्म उस टाइम में जो है शैव धर्म का जो है अधिक प्रचलन में था कुषाण वंश में, और धार्मिक स्थिति अच्छी रही होगी, सब धर्म को मान्यता देते होंगे, सब धर्म को अच्छे से मानते होंगे, इसलिए बैल एवं खड़े शिव की चर्चा की गई है। तो आप लोग इससे पता कर सकते हैं। सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सिक्के अभिलेख। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना बजाते दर्शाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम को दिखाता है। तो संगीत प्रेम का कहने का मतलब है उसको कला में इंटरेस्ट था, और राजा को एक कला में इंटरेस्ट था, तो राज्य में कला फल फूल रहा होगा, कला का बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, तो उस टाइम में कला बहुत ही अपने चरम पे होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अगला है कि समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त के सिक्के से अश्वमेध यज्ञ कराने की सूचना मिलती है। तो अश्वमेध यज्ञ कहने का मतलब है कि एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, जितना दूर घोड़ा गया उतना दूर का एरिया, मतलब जमीन मेरा, जो घोड़ा को पकड़ लिया उसके साथ युद्ध करना होता था, और युद्ध करने के बाद जो जीता उसका एरिया वो होता था। तो अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब है कि वह सैन्य स्थिति से बहुत ही मजबूत था, बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, और आप इसको बारे में गुप्ता काल के बारे में, गुप्त शासक के बारे में यह चीज समझ सकते हैं। तो जब हम विवेचना करने की बात करेंगे तो ये सभी चीज की विवेचना करना पड़ेगा बिना इतना नाम लिए। तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम में जो है सैन्य व्यवस्था अच्छा था, यह पता चलता है समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त के सिक्के से, अश्वमेध यज्ञ मिला है ये एग्जाम्पल में। उसके बाद देखते हैं कि सातवाहन शासक का नाम था यज्ञश्री सतकर्णी, उसके द्वारा मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित था, जिससे समुद्र विजय और व्यापारिक उपलब्धि तथा समृद्धि क्या पता चलता है। तो आप लोग को पता ही चल गया ये है। तो ये सारा पीटी के साथ साथ मेंस का भी है, तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, देखिए क्या होता है। कनिष्क के सिक्के से बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। तो ये भी एक पॉइंट है पीटी के साथ साथ भी, कि बौद्ध धर्म का आस्था का पता किसके सिक्के से पता चलता है, तो कनिष्क के सिक्के से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने व्याघ्र या बाघ शैली के सिक्के जारी किए, जिसमें शकों पर विजय, शक शासक जो था उस पर विजय का पता चलता है। तो आप बाघ शैली एक शक्तिशाली का प्रतीक है, तो शक्तिशाली उस टाइम में चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त शासक बहुत शक्तिशाली रहा होगा, और शकों पर विजय प्राप्त किया, इसलिए वो व्याघ्र का जो सिक्का था वो जारी किया था। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपको पता चलेगा कि इस काल का होता है। अब देखते हैं कि एक नोट है कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो ये एक नोट डाल दिया, हालांकि इसको हम लोग गुप्ता काल में स्पेशल पढ़ेंगे। आगे देखते हैं कि मूर्तियां क्या क्या अवशेष लाता है। तो मूर्तियां अवशेष उस काल की कला एवं संस्कृति का पता चलता है कि किस तरह से मूर्तियां डिजाइन किया गया है, किस तरह का मूर्तियां होती है थी, ठीक है। उसकी सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है, क्योंकि उस टाइम में समाज क्या था, ज्यादा धार्मिक मूर्तियां बनी है, तो उस टाइम में समाज धार्मिक था, ज्यादा लौकिक जो है ज्यादा भौतिक मूर्तियां बनी है, तो उस टाइम में जो समाज था वो ज्यादा भौतिक था, धर्म को उतना महत्व नहीं देता था। तो इस तरह से आप लोग उसको सजा करके लिख सकते हैं। पांचवा है चित्रकला। तो चित्रकला के बारे में है कि चित्रकला से उस काल की कला की पता चलती है, किस तरह से कला किया जाता था। कला के द्वारा जो कला किया जाता था, चित्रकला जो दीवार पे होती थी, सिक्कों पे होती थी, अभिलेख पे होता था चित्रकला, उससे आपको सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। उस चित्रकला को देख करके आर्थिक, राजनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति का पता चलेगा। तो आप लोग इसके बारे में भी स्पेशल लिख सकते हैं कि चित्रकला। आपको हर पॉइंट में कुछ ना कुछ याद होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं याद है तो आप लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को बात बदल करके अपने हिसाब से जोड़ मेर के लिख सकते हैं, ये ऐसा चलता है। अब बात है कि साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है कि ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में बात करेंगे तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले आता है वेद। तो वेद के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलता है। किसके बारे में? प्राचीन आर्यों के बारे में। हम बोल रहे हैं आर्य के बारे में, आप लोग गौर से सुनेंगे आर्य के बारे में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो वेदों की संख्या 4 है, तो बारी बारी से देखते हैं वेद की संख्या के बारे में। तो ऋग्वेद, इसकी विशेष चर्चा हम इसकी ऋग्वेद के काल के बारे में हम लोग वैदिक काल जब पढ़ेंगे उस टाइम में हम लोग देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यह सबसे प्राचीनतम वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और 10 से 28 सूक्त है और 10 580 ऋचाएं हैं। तो आप लोग को ये पीटी फैक्चुअल के लिए आपको ये याद रखना है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। तो आप लोग को ये भी याद होना चाहिए कि होत्री ऋग्वेद करने वाले हो। ये सब पीटी में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे प्रॉपरली। नोट डाउन करने के अलावा आप लोग अगर देख के छोड़ेंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि ये एक पीटी प्लस कम मेंस क्लास है, आप लोग को पता होना चाहिए। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, बार बार पूछा जाता है पीटी में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
तो आप लोग पता चलना चाहिए। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। तो विश्वामित्र ने ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना करके तीसरे मंडल में उसको शामिल करवाया है विश्वामित्र जी ने। तो आप लोग को याद रखना। सातवें मंडल देवता वरुण को समर्पित है। अब एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि अगर वेद काल था तो वैदिक काल का बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बारे में कर सकते हैं, तो इसमें एक धार्मिक ग्रंथ ही सिर्फ दिखता है, कोई राजनीतिक ग्रंथ नहीं दिखता है, कोई सामाजिक आर्थिक नहीं दिखता है। तो आप लोग धर्म के बारे में विशेष उल्लेख कर सकते हैं कि उस टाइम में धर्म प्रबल था, हिंदू धर्म बहुत प्रबल था, हिंदू धर्म की बहुत फल फूल रहा था। सभी देवता देवी देवता और सभी राजाओं जो गण थे उस टाइम में, प्रजापति थे, सब जो है हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करते। तो आप लोग इसके बारे में भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अगला कि नौमा मंडल जो है देवता सोम को समर्पित है। तो याद रखेंगे नौमा मंडल किसको समर्पित है? नौमा मंडल देवता सोम को समर्पित है ऋग्वेद के 10वां मंडल में चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात करते हैं वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसकी संकल्पना का आधार है। उसी में चर्चा किया गया कि समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था कायम की जाए। ठीक है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सभी वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे हम लोग। तो पहला है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी या संख्यायन। तो ये ऋग्वेद के ब्राह्मण है। अगला देखेंगे कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्य में शामिल किया गया है। तो ये आपको पीटी के लिए जानना बहुत जरूरी है और मेंस के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट करके। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। दूसरा है यजुर्वेद। इसमें यजुर्वेद में यज्ञ के नियम विधानों को संकलन मिलता है, इसी कारण इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। तो आप लोग इसको स्लो करके या रोक के पूरा वीडियो को लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। आपका एक बेसिक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद है कि यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। तो कौन सा गद्य में है, कौन सा पद्य में, देखते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद गद्य में है जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये पूछा भी जाता है शुक्ल यजुर्वेद गद्य में है, नहीं तो पूछा जाता है कि गद्य में कौन सा यजुर्वेद को शामिल किया गया। तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 2 और यजुर्वेद का नाम दे देगा फेक टाइप में। तो आप लोग को टिक लगाना होगा, एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो आपको लिखना ही होगा। यजुर्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो अर्धवर्यु कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन? शतपथ और तैत्तिरीय हैं। तो इसको याद रखना है पीटी के हिसाब से। तीसरा है सामवेद। तो साम का अर्थ होता है गान। इसका मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह इस सामवेद में शामिल किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सामवेद के बारे में। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि भारतीय संगीत में जो 7 स्वर, संगीत का जो बेसिक 7 स्वर है, सारे ग म पौधा नी की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है। किस वेद से? सामवेद से। सामवेद की बात कर रहे हैं हम। सामवेद से भारतीय संगीत की जो 7 स्वर की उत्पत्ति हुई है। सामवेद मंत्र को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। तो याद रखेंगे। इसमें मुख्य सूर्य स्तुति के मंत्र प्राप्त हैं। सूर्य स्तुति जो किया जाता है उसका मंत्र जो है सामवेद में उल्लेखित है। आपको यह भी पीटी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। सामवेद के 2 उपनिषद हैं, एक छंदोग्य, दूसरा जैमिनीय उपनिषद। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 2 उपनिषद सामवेद के भी हैं। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो 25 और 26 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ अलग है और उपनिषद अलग है। ये हम लोग अलग अलग देखेंगे। उपनिषद जो है वेदों को समझने के लिए है, ब्राह्मण ग्रंथ उसको भी समझने के लिए, दोनों का अलग अलग रोल था। तो जब हम इतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ये सब जो है ऑप्शनल वाले के लिए इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, इसकी क्या परिभाषा थी। हम लोग को मोटे तौर पे जानना है तो मोटे तौर पे यही है। आगे देखते हैं अथर्ववेद। तो इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है, इसलिए अथर्वारिगस वेद भी इसे कहा जाता है, अथर्ववेद को। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का जो चर्चा किया गया है अथर्ववेद में। तो जादू टोना तंत्र मंत्र वाला विज्ञान जो है, जो वेद है वो अथर्ववेद है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपत। और अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो है मुंडक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो आप लोग इस तीनों को पता होना चाहिए कि इस तीन उपनिषद है अथर्ववेद का।
मुंडक उपनिषद से ही भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, उसको मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, अच्छा से याद रखेंगे। अब आगे चर्चा करते हैं कि चारों वेदों को मिला दिया जाए तो उसको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। तो संहिता किसको कहा जाता है? चारों वेदों को मिला करके। और उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद वेद का कौन सा भाग है? अंतिम भाग। तो याद रखेंगे। तो उपनिषद के बारे में हम बोल रहे थे, और ब्राह्मण जो है उसको समझने के लिए है, और उपनिषद उसी का पार्ट है लेकिन उसका अंतिम भाग है, इसलिए उसको वेदांत भी कहा जाता है। तो अब देखेंगे वेदांग और उसका सूत्र। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। तो कौन कौन से 6 वेदांग है उसकी चर्चा करेंगे। पूछा जाता है ये 6 वेदांग बार बार, कितने वेदांग है ये भी पूछा जाता है, और कौन कौन से वेदांग है ये भी पूछा जाता है। तो 6 वेदांग है, और 6 वेदांग में पहला है शिक्षा, जिसको उच्चारण विधि कहते हैं। दूसरा है ज्योतिष, भाग्यफल। तीसरा है कल्प, कर्मकांड। चौथा है व्याकरण या शब्द व्युत्पत्ति। पांचवा है निरुक्त, भाषा विज्ञान। और छठा है छंद, चतुष्पदी श्लोक। तो ये सभी मिल करके 6 जो वेदांग बनाता है, और 6 का नाम याद रखिएगा, क्रम में भी याद रखिएगा। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया वेदांग, और ये उसका सूत्र है। तो हम बोले हैं वेदांग और सूत्र, यहाँ पे देखें वेदांग और सूत्र। तो ये वेदांग है, और वेदांग का सूत्र है उच्चारण विधि, भाग्यफल, कर्मकांड, शब्द उत्पत्ति, भाषा विज्ञान और चतुष्पदी श्लोक। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि मुख्यतः 2 महाकाव्य की चर्चा में हम आएंगे। तो मुख्यतः 2 महाकाव्य की चर्चा की गई है। पहला है रामायण। तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने इसने हिंदुओं के महर्षि वाल्मीकि के रचना किया गया है रामायण। और इसमें हिंदू और एक सेकेंड के इसमें हिंदू, और ये यमुना नहीं होगा, ये यवन होगा। हिंदू, यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन है किसमें? रामायण में। तो पूछ सकता है आप लोग, अगर मेंस में भी लिख लेंगे तो महाकाव्य में रामायण से हम लोग को हिंदू, यवन और शकों का संघर्ष का पता चलता है। वहीं महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। इससे प्राचीन भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का वर्णन मिलता है। तो महाभारत में आप लोग को पता ही होगा। अब देखते हैं कि पुराण क्या है। तो पुराण भारतीय प्राचीन इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन देता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। तो 18 क्रमबद्ध, बार बार थोड़ी थोड़ी दिनों पर, कुछ सदियों पर निकलता गया, इसलिए इसको क्रमबद्ध इतिहास, इससे जानने में इसका जो मतलब इससे पता चलता है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता कौन थे? तो लोमहर्ष थे, और उनके पुत्र, लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है पुराण के रचयिता। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। अब देखें कि पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। और अन्य पुराण की बात करें तो एक है भागवत पुराण, दूसरा है शिव पुराण, और तीसरा है गरुड़ पुराण। तो ये सब प्रमुख पुराण है। बाकी पुराणों की संख्या कितनी है? अभी हम आपको बताए हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18, ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। अब बात है कि पुराण प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय करवाता है हमको। कौन? पुराण करवाता है। तो याद रखेंगे पुराण के बारे में। तो कहां से लेकर के? प्राचीन काल से लेकर के गुप्त काल तक। तो कहने का मतलब 18 पुराण जो है वो 18 पुराण प्राचीन काल से लेकर के शुरू होता है और गुप्त काल तक समाप्त कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे स्मृतियां। स्मृतियां क्या है? तो स्मृतियां वैदिक आर्यों की बात करेंगे। वैदिक जो आर्य जाति थे, आर्यों का कानून संबंधी ग्रंथ है। इसने वैदिक ग्रंथों की दैनिक जीवन और विषय के नियम एवं उपनियम आदि का वर्णन मिलता है। तो एक कानून ग्रंथ है स्मृतियां। स्मृतियों में मनु स्मृति सबसे प्राचीन एवं सबसे प्रमाणिक एक कानून की पुस्तक है। अन्य स्मृतियों में नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति और पराशर स्मृति प्रमुख है। तो याद रखेंगे स्मृतियां पूछा जाता है ऐसे ही क्योंकि वो क्या है? एक कानून ग्रंथ है। तो कानून ग्रंथ के रूप में स्मृतियां को जाना जाता है। तीसरा है आरण्यक, अंतिम है आरण्यक। आरण्यक में ब्राह्मणों के पश्चात आरण्यक का स्थान आता है। जो ब्राह्मण हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसके बाद आरण्यक का स्थान आता है। इसमें आत्मा, मृत्यु और जीवन संबंधी विषय का वर्णन किया गया है आरण्यक में। इसका पठन पाठन जंगल में किया जाता था, जिसका अर्थ होता है अरण्य। तो इसलिए इसका नाम आरण्यक पड़ा। ठीक है। कौशितकी एवं ऐत्रेय ऋग्वेद के और तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए और प्लस मेंस के लिए। तो ये हम लोग देख रहे थे अभी तक ब्राह्मण ग्रंथ। तो आप लोग को ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पता चल गया होगा। आप लोग लिख सकते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में बहुत अच्छे से, समाज पर सामाजिक पहलू पर ध्यान में रखते हुए।
बताएंगे। ब्राह्मण इतर साहित्य या ब्राह्मण के अलावा साहित्य में देखेंगे तो पहला है बौद्ध साहित्य, जो हम लोग बौद्ध काल में पढ़ेंगे। दूसरा है जैन साहित्य, जो हम लोग जैन काल में पढ़ेंगे, जो हम लोग बौद्ध जैन धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे उसमें। और तीसरा है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य में हम लोग के अंतर्गत ऐसे ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जीवनियों की विशेष उल्लेख चर्चा की है। जो आदमी समाजशास्त्र जैसे हुआ, इंडिका हुआ, ठीक है, जो जीवनी था, जो बहुत सारे जो यात्री आए थे वो जीवनी लिख करके गए थे, तो वो सब इसको हम लौकिक साहित्य में उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं कि यूनान एवं रोम के शासक। हम लोग जो लौकिक साहित्य में देखे हैं, लौकिक साहित्य में जैसे जो अर्थशास्त्र होता है, जो चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, या जिसको चाणक्य कहते हैं, उसके द्वारा, जैसे कलहन ने राजतरंगिणी लिखा था, वो लौकिक साहित्य में आएगा, ठीक है। जो उसके बाद पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वर्तिका है, पतंजलि का महाभाष्य है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम है। इस सब की चर्चा हम एक बुक लिस्ट में कर लेंगे अलग से, इसको चर्चा यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि हेरोडोटस यूनानी लेखक थे और इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किनको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इनकी रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व की थी और इनकी रचना पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इससे फारस के संबंध का पता चलता है, भारत के और फारस के संबंध का वर्णन मिलता है, तो ये याद रखेंगे। दूसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? तो निर्याकस थे, ओनेसिक्रिटस थे और अरिस्टोबुलस थे। तो ये 3 सिकंदर के साथ भारत आए थे, तो पीटी में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको शामिल कर लिया है, इनको भी साहित्यिक स्रोत में गिनते हैं। सिकंदर के पश्चात 3 राजदूत आए, मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसिस। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में मध्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है, तो याद रखेंगे कौन सा मेगास्थनीज का पुस्तक कौन है? इंडिका। डाइमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था और वह बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डाइमेकस। तो इसको याद रखेंगे। और अगला है कि डायनोसियस, ये मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था, तो ये इसको भी याद रखेंगे। तो ये सब भी कुछ कुछ बोला हुआ, इसका भी कुछ कुछ पुस्तक है या कुछ पुस्तक नहीं है, पुस्तक ज्ञात नहीं है, इसका जो उल्लेख है, जिसका जो पत्र है उससे पता चलता है। अब बात है कि प्लिनी 1ली सदी में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, जिससे भारत के पशु, पौधे और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है। किसके? प्लिनी द्वारा लिखित पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद 8वां देखते हैं कि टॉलेमी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी भारत के इतिहास पर भी प्रभाव डालता है। किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उससे भारत के भूगोल एवं व्यापारिक वस्तु की जानकारी मिलती है। तो इसका कोई लेखक का नाम नहीं पता है, लेकिन पुस्तक उपलब्ध है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो याद रखेंगे इसको। अब चीनी यात्री में 3 चीनी यात्री की विशेष चर्चा है। फाहियान, जो 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, तो इसकी याद रखेंगे। ये भारत के इतिहास के बारे में उल्लेख किया है। वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, इसकी रचना सियूकी है, और सियूकी में यह भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डाला है। और इतिसिंह, जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो इसकी जो धार्मिक स्थिति थी और जो उस टाइम में जो अध्ययन का जो स्थिति थी, उस पर प्रकाश डाला है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चर्चा किया है और अपने समय में भारत का वर्णन किया है इतिसिंह। तो इतने चीजों को हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेंस प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला मेंस प्रश्न हम पुरातात्विक को लेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है, इसकी विवेचना करें। तो हम लोग पहले पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताएंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखेंगे कि अभिलेख है, अभिलेख के बाद हम लोग देखेंगे स्मारक एवं भवन है, सिक्के हैं, उसके बाद मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मुहरे हैं। तो इस सब को बारे में लिखेंगे और इस सब के बारे में इसकी विवेचना करें। तो विवेचना करना है तो इसके बारे में कुछ कुछ अंदर लिखेंगे कि हमको अभिलेख से ये जानकारी पता होती है। अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। अगर स्मारक एवं भवन, उसकी जो है स्मारक भवन से क्या क्या पता चलता है और क्या बोलते हैं, सिक्के से हमको किस किस तरह की जानकारी प्राप्त होती है, हम सिक्के के बारे में विशेष पहलू पे बताए हैं, सिक्के से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो ये लोग आपको लोग लिखने का कोशिश करें। 100 से 150 से लेकर के 200 शब्द में लिखना है और लिख करके हमको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता होना चाहिए।
इस पे आपको लिखना है क्वेश्चन और इस पे लिखना है। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं इस नंबर पे। इस नंबर पे भेजने के बाद जिसका उत्तर लेखन अच्छा रहेगा उसका उत्तर लेखन हम टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे और यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे। तो आप लोग लिखने का कोशिश करें और इसको अच्छा से कोशिश करें एक बार। ये बेसिक तौर पे है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आपका बेसिक तैयार करेगा, क्वेश्चन का बेसिक तैयार करेगा। इससे आप ऊपर लिख पाएंगे। कैसे इसको आगे लिंक करना है ये हम आपको बताएंगे, इसलिए ये बेसिक है। साहित्यिक स्रोत के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालें। ये प्रच्छा नहीं है, इसको सॉरी इसको काट लेंगे, ये प्रकाश करेंगे इस यहाँ पे, प्रकाश डालें। इसको भी 50 से 150 से लेकर के दूसरे शब्द में लिखना है। तो साहित्यिक स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, उससे क्या क्या जानकारियां मिलती है और प्राचीन भारत के इतिहास जानने में साहित्यिक स्रोत किस तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सोचिए और सोच करके लिखिए। जितना ज्यादा लिखिएगा उतना ज्यादा आपका लेखन अच्छा होगा और उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। आप मात्र 15 से 20 मिनट निकालिए, आपको दोनों क्वेश्चन कम से कम 30 मिनट में दोनों क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। तो ज्यादा शब्द भी नहीं है, ऊपर ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए 150 शब्द या 200 शब्द में लिखने का कोशिश करना है। तो आप लोग के लिए यही था। आप लोग देख रहे थे, कल हम लोग फिर से नए अगले जो है जो प्रागैतिहासिक काल है और हड़प्पा सभ्यता पर बात करेंगे। तो कल के लिए आप लोग रखिए, आज के लिए इतना ही था। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे, नए आए हैं तो चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रॉपर नोट कीजिए, क्योंकि आप लोग का कल का वीडियो में तो आप लोग का सपोर्ट दिखा नहीं है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इंतजार करेंगे। हम लोग को पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही, तो आप लोग फिर भी सपोर्ट करके देखिए, इसको प्रॉपर नोट कीजिए। नोट करने के बाद आपका नोट्स एक तैयार हो पाएगा और नोट्स तैयार हो जाएगा तो आपको रिवीजन में और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।